Okay, so as I have explained you that your magnet always exists in dipole because this magnetic property is all because of its internal structure, that is electrons, nucleus. Even if you cut the magnets into two parts, it consists of nucleus inside it, it consists of electrons inside it. So again these electrons, what they actually do, again these electrons make south pole and north pole, and a new magnet is formed with a dipole. Okay, so we are clear that magnet never exists in monopole. If you want to, still there is no proof till now कि monopole जैसा कुछ होता है, but still researchers are going on कि अगर ऐसा कोई चार्ज मिल गया जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, so it will be a monopole, मैग्नेटिक चार्ज. जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वैसे एक मैग्नेटिक चार्ज होगा, but till now none of the experiment have proved it. So we have got that magnet always exists in dipole. The second part that I explained you yesterday, I'm just revising it. Wait for a while, let me complete. The next part that I was revising is all about the Earth's magnetic field. Earth is a giant magnet. Okay, this was your geographical north, this was your geographical south. Okay, now simply what happens, मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि of course your तुम्हारा जो Earth है वो तो tilted है, you know, and I have explained you that whatever magnetic field is created is all because of the iron core, liquid core. That this liquid core, because of this liquid core, there is an existence of magnetic field around the Earth. And I have explained you what are the what is importance of this particular magnetic field due to this particular core. You know, we have been escaping from sun, solar energy, sun, wind energy. That is your जो sun से निकलता हुआ जो धुआं है and जो आग के गोले हैं, we are escaping from it because of this particular magnetic fields. They are throwing it away. Okay, now if I am saying it is in geographical north, मैंने आपको बोला था this geographical north is known as geographical south, magnetic south, but it is not like that. It is magnetic north also. मैं समझाती हूँ क्यों. And your geographical south is also known as your magnetic south. मैं बताती हूँ ये क्यों किया है. Wait for a while. That concept is correct that if you keep a magnet here, अगर आपने इस बड़े से अर्थ को का जो मैग्नेट प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, अगर वैसा ही आपने एक मैग्नेट यहाँ पे रखा, तो यू विल फाइंड दैट ज्योग्राफिकल नॉर्थ या मैग्नेटिक नॉर्थ जिसको हम बोल रहे हैं, वहां पर यू विल गेट अ साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. एंड यहाँ पर जिसको हम ज्योग्राफिकल साउथ और मैग्नेटिक साउथ बोल रहे हैं, यहाँ पे यू विल गेट नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. अगर आपने एक मैग्नेट रखा तो आपको मैग्नेट का साउथ पोल यहाँ मिलेगा और नॉर्थ पोल यहाँ मिलेगा. दिस कंसेप्ट इज करेक्ट बिकॉज जैसे ही आप यहाँ पे कंपास रखोगे, ये जो साउथ पोल है, ये साउथ पोल क्या करेगा, कंपास के नॉर्थ को अपनी तरफ खींच लेगा, और ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, कंपास के साउथ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा. सो इसका नाम मैग्नेटिक नॉर्थ ही क्यों रखा गया, बिकॉज जब भी हम कंपास यहाँ पर लेकर आए, कंपास का नॉर्थ पोल हमेशा इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है. क्लियर विद द पार्ट. सो ज्योग्राफिकल नॉर्थ इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक नॉर्थ बिकॉज कंपास यहाँ पे नॉर्थ दिखाता है, एंड ज्योग्राफिकल साउथ इज मैग्नेटिक साउथ बिकॉज कंपास हमेशा यहाँ पे साउथ पोल दिखाता है. बट अगर सच में आप अर्थ को एज अ मैग्नेट देखो, तो अर्थ का साउथ पोल इज एक्चुअली योर ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, एंड अर्थ का नॉर्थ पोल इज योर मैग्नेट का नॉर्थ पोल इज योर ज्योग्राफिकल साउथ एंड मैग्नेटिक साउथ. समझा इसको क्यों मैग्नेटिक नॉर्थ ही बोला? आर यू क्लियर विद द कांसेप्ट? एवरीवन आर यू क्लियर? आकांक्षा वो कांसेप्ट, वो स्टेटमेंट समझा? हाँ मैं समझा. सो अगर आप सच में एक मैग्नेट रखो तो ये साउथ पोल होगा और ये नॉर्थ पोल होगा, बट सिंस बिकॉज कंपास नॉर्थ दिखा रहा है, इसलिए इसको ज्योग्राफिकल नॉर्थ को ही एक और नाम दे दिया गया मैग्नेटिक नॉर्थ, और ज्योग्राफिकल साउथ को ही एक और नाम दे दिया गया मैग्नेटिक साउथ. अब एक बात याद रखो, जो चीज मैंने पहले भी समझाई थी कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते. दे आर एट पर्टिकुलर एंगल बिकॉज इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ए कोर. तो अभी जो एंगल है, इट इज ऑलमोस्ट 10 to 15 डिग्री का एंगल अभी ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में है. सो दे आर नॉट कोइंसाइडिंग, दे आर एट पर्टिकुलर एंगल. ये एक पर्टिकुलर एंगल में है. क्लियर विद द पार्ट? Earlier these concepts was used by the navigation. Ship navigators जो थे वो ये concept का use करते थे. They used to keep a
कंपास, जिस डायरेक्शन में कंपास डायरेक्ट करता था, they used to understand that of course it is a geographical north or magnetic north. Okay, so this was all about the correction which I explained yesterday, that your geographical north is also known as magnetic north and your geographical south is also known as magnetic south. Okay, they have kept the same name because when you bring the compass here, your compass will show a north, because if you replace this whole earth as magnet, what you will observe that this part, which is our geographical north or magnetic north, is actually south pole of your magnet, which has been replaced by this earth. Okay, so this was all about the concept of your earth's magnetic field. Of course, this earth magnetic field is a blessing for us. Any of the point? Then uske baad we started with something called as potential energy of your magnet, which is kept in an uniform magnetic field. Okay, we kept an bar magnet, or you can keep any of the magnet in a uniform magnetic field, and what you will experience that if you are keeping it at a particular angle theta with respect to your field, if you're keeping it at a particular angle theta with respect to external field, you will experience that bar, you will see that your bar, particular your what we can say bar magnet, is experiencing a torque. If you're keeping this at a particular angle theta, what you will experience means, if this is the external magnetic field and this is a bar magnet with a magnetic dipole moment M. Okay, this is magnetic moment and this is B bar. So if there is an angle between the magnetic moment and B bar, your particular bar magnet will experience a torque. और वो टॉर्क क्या करेगा, कंटिन्यूसली आपके बार मैग्नेट को एक स्टेबल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा. ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड yesterday, that south pole always try to goes in the direction of the magnetic field and north pole goes away from the magnetic field. So ये particular bar magnet एक ही चीज ट्राई करेगा कि ये अपने आप को स्टेबल पोजीशन, मतलब पैरेलल टू दिस मैग्नेटिक फील्ड लाने की कोशिश करे. ओके, नाउ मैंने आपको ये चीज समझाया था कि जब भी आप किसी फील्ड में एंटर करते हो, वो फील्ड कोई भी एक मटेरियल है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यू ऑलवेज कीप इट इन माइंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म, दिस आर समवेयर कनेक्टेड. मतलब आप अगर आप उसको अच्छे से समझते हो तो आप ये समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. अगर आप उसको अच्छे से नहीं समझते, अगर ये समझते हो तो वो इजी हो जाएगा. सो समवेयर दे हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, क्या हुआ अमन, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, बोलो. मिस मैं ये पूछ रहा था मिस, क्या जो हमारा अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, हाँ, तो फिर मिस वो नॉर्थ से ओरिजिनेट होके साउथ पे खत्म हो जाता है ना? एग्जैक्टली, मींस अंदर पास आउट होता तो है. फिर नो हाँ हमेशा हाँ मतलब हाँ अंदर से फिर वो ऐसा मतलब एक लूप बना के वापस से वही होता है कंटिन्यूअस. हाँ एग्जैक्टली मिस. तो फिर जब हम ऐसा कॉम्पास रखते हैं तो फिर वो नॉर्थ के तरफ क्यों डायरेक्ट करता है? क्योंकि जो मैग्नेट का साउथ पोल है वो कंटिन्यूस है. आपको पता है अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, जब आप नॉर्थ पोल को उसके पास लेकर आते हो साउथ पोल, या आप अपने मैग्नेट को ऐसे सीधा रख देते हो, तो सिंपली क्या होता है, जो साउथ पोल है वहां पे इंटेंसिटी वो होने की वजह से आपका जो कंपास है, उस कंपास को वो पर्टिकुलरली क्या करता है, सिंस इट इज इफ यू आर कीपिंग द नॉर्थ पोल हियर, सो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, सो ये जो साउथ पोल है ये क्या करता है, इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करने लग जाता है. सो वॉट एवर यू सी यू विल फाइंड आउट कि जब जो तुम देखते हो मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी, ये मैग्नेटाइजेशन ना नेट होता है. नेट का मतलब है कि आपका ये ओवरऑल ओरिएंटेशन जो दिख रहा है, इस ओरिएंटेशन का कुछ नेट निकलता है, दैट यू विल अंडरस्टैंड फर्दर कि एग्जैक्टली ये जो मैग्नेट है, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, व्हाई देयर इज ओनली कॉल्ड एज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ये चीज में आगे आपका इसका क्यों, इसका बर्थ कैसे हुआ, जब मैं वो समझाऊंगी ना कि ऐसा क्या आपके इलेक्ट्रॉन्स करते हैं जिसकी वजह से यू गेट दिस प्रॉपर्टी, तब आपको समझेगा कि देयर इज ओनली एग्जिस्टेंस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल, एंड व्हेन दिस अनलाइक पार्ट्स कम टुगेदर they get attracted. This is the basic fundamental property which has been observed till now. Okay, so that is only the part, nothing else. Yeah, fine. So we'll go ahead. If I keep, as I have already explained you that when you keep a bar magnet, it experiences a torque, and that torque was given by m bar cross b bar, that is equal to
mb sin theta. Hope you know that what is m. M is magnetic dipole moment. बहुत अच्छे से आपको समझाया गया होगा magnetic effect of electric current में कि what does this magnetic dipole moment or electric dipole moment represent. And B is the external magnetic field in which you are keeping the bar magnet at a particular angle of this theta. This theta is the angle between your magnetic dipole moment and the external magnetic field. So always keep it in mind that whenever you try to enter into someone else's field, if you try to enter into someone else's field, it always create a potential around it. Potential कभी भी आपकी वजह से create नहीं होता. Potential हमेशा उसके आजू बाजू में होता है. But जैसे ही आप उस potential में अंदर enter करने की कोशिश करते हो, you need to do some work. आप जब किसी के एरिया में अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो, आपकी बॉडी पे एक पर्टिकुलर वर्क होगा, and that work will be reflected as a potential energy. I hope you have understood this much till now. कि if you try to enter into someone's potential, आप किसी के रूल रेगुलेशन में एंटर करने की कोशिश करोगे, तो वो रूल रेगुलेशन आपके ऊपर भी काम करेगा, और वो जो आपके ऊपर काम करेगा, वही काम, वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में आपकी बॉडी में दिखेगा. मैंने आपको ये जीनियस एकेडमी के एग्जांपल से भी समझाया था कि जीनियस एकेडमी का अपना एक रूल्स है, अपना एक पोटेंशियल है. जब आप उस जीनियस एकेडमी के कैंपस में एंटर करते हो, वो रूल आपके ऊपर काम करना शुरू करता है, और वही रूल आपके पोटेंशियल एनर्जी से डिफाइन होता है. तो पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल फैक्टर. पोटेंशियल उसकी खुद की प्रॉपर्टी है. पोटेंशियल एनर्जी आपके ऊपर कैसे अप्लाई हो रही है, वर्क डन आपके ऊपर कितना हो रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन टू. That is the system as well as the substance which is entering inside. Okay, so हमने कल potential energy देखा था while keeping the bar magnet, and what we found that हमने कैसे find out किया था, potential energy is actually your work done. Correct? Potential energy जो है आपका work done है, और work done आप normally कैसे लिखते हो, work done is force into displacement. But since यहाँ पे जो भी performance होगा, it is a purely rotational motion. एक force यहाँ पे लग रहा है, एक force यहाँ पे लग रहा है, there is a couple which will create a torque. Correct? So here this force का analogous is your torque, and this dx, this displacement का analogous is your angular displacement, and this amount of work is actually stored as a potential energy. So um is equals to integral of 0 to theta tau into d theta. Correct? But tau is representing your force, is analogous to force, and d theta is angular displacement, because whatever displacement is being taking place is an angular part. Pure rotational motion is happening here. Okay, so and of course displacement is going from 0 to theta. If you try to solve it, you got the equation as 0 to theta. Your torque is given by mb sin theta d theta. And if you solve it further, you will find that um is equals to minus mb cos theta. This is what we have derived yesterday. You got the potential energy, that is the work done, which is being stored as the potential energy as minus mb cos theta. Again, m is the magnetic dipole moment, b is the external magnetic field, and cos theta is the angle between your m bar and b bar. Now let's go ahead with the special cases. What you will find. मिस ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला कहीं से आया नहीं ना, क्या बोलते हैं, कौन सा फॉर्मूला? टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा डिस्प्लेसमेंट, आई मीन इट इज सिंपल ना अमन, आप तो ये बचपन से सीखते आते हो ना कि वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वही वर्क डन तो आपका पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में आपके बॉडी में रिफ्लेक्ट करेगा ना. हाँ मिस, वही बोला ना मैंने, मतलब क्या वो कहीं से आया नहीं है ना प्रूव हो गया. इट इज सिंपल. सी ऑलवेज कीप इट इन माइंड. एक फिजिक्स आप जहां पढ़ते हो वो हर जगह एप्लीकेबल होता है, सिर्फ टर्म्स अलग हो जाते हैं क्योंकि मोशन अलग होता जा रहा है. नथिंग एल्स इज डिफरेंट. यस मिस. सो लेट्स गो अहेड. Now we'll go ahead with the special cases. We got that potential energy is given by the formula um is equals, sorry, I think it is quite blurred. Yes, is miss. it blurred? Yes, miss. Is it clear now? हाँ miss. Yes ma'am, clear. Okay, so um is equals to, I think it is again due to the humidity of your environment. हैं? No, focusing की वजह से प्रॉब्लम हो. Wait for a while.
मैम रुकते हैं, थोड़ा ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। फोकसिंग की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। Is it clear now? Can you see? हाँ मिस। um is equal to cos theta d theta. Okay, so you got a potential energy as minus mb cos theta d theta, sorry, cos theta d डी theta we थीटा have कहाँ से got. आया मिस? नहीं आएगा, नहीं आएगा, sorry. So we got mb cos theta. Now let's take the cases. Cases लेते हैं. Case number 1. Let us consider that theta is equals to 0. Theta 0 है, means your magnet is parallel to your magnetic field. External magnetic field से आपका magnet parallel है. What you will find? Um is equals to cos 0 is 1. जीरो। So you will get minus mb. Still there is an existence of potential energy, but it is in negative. It simply means that here the potential energy value is minimum. Means you have to do minimum work done here. Okay, and this is very stable point. क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रखने की कोशिश करता है. तो दिस पोजीशन इज द स्टेबल पॉइंट, जहां पे आपका बार मैग्नेट और आपका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को पैरेलल हो जाए. दे विल बी पैरेलल ईच अदर. क्लियर विद द पार्ट? सो व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 मींस योर bar magnet and your external magnetic fields are parallel to each other. It will create the potential energy to be minimum, that is minus mb, and this is very हेलो stable point. मिस। ये सबसे stable point होता है. Yes, मिस इसका फिजिकल मतलब क्या हुआ? मतलब ये माइनस का और ये इसका इसमें पोटेंशियल physical है नहीं? meaning सिर्फ हाँ मिस, इसका हाँ मिस physical बोलो। meaning सिर्फ ये है कि अगर आप बाकी के कंडीशन से इसको कंपेयर करो, बाकी के केसेस से अगर आप इसको कंपेयर करोगे, तो ये पॉइंट, ये जो सिचुएशन होगी, ये जो पोजीशन होगी, वो सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी दिखाएगी. मतलब बाकी और कोई भी पोजीशन अगर आप चेक करोगे, थीटा इज हाँ इक्वल्स टू, मिस अगर ये, आपने एंगल बढ़ाया, हाँ मिस ये बताया आपने अभी मिस, बट इसका फिजिकल मतलब क्या होगा? इसका फिजिकल मतलब ये है कि अगर आपने बार मैग्नेट को पैरेलल रख दिया इस फील्ड में, तो ये फील्ड आपके बार मैग्नेट पे ज्यादा काम नहीं करेगा. इट विल नॉट रिपल दिस, आपके मैग्नेट को रिपल नहीं करेगा. सिंस थोड़ा बहुत रिपल्शन तो होगा ही, क्योंकि इट इज इनसाइड समवन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बट बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा. मतलब आपको यहाँ पर रुकने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू विल बी ऑलमोस्ट स्टेबल इनसाइड दिस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. इट सिंपली मीन्स दैट even when you are on the surface of the earth, जब अर्थ के सरफेस पे आप हो, सी पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग ओवरऑल सब जगह सेम है. जब आप अर्थ पे सरफेस पे हो, आप अर्थ के फील्ड के अंदर हो, बट स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? आपको कोई अर्थ में रहने में प्रॉब्लम हो रही है क्या? आपको ज्यादा काम करना पड़ रहा है क्या अर्थ में रहने के लिए? नहीं. मतलब अर्थ के सरफेस पे आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो आपकी बॉडी का सबसे मिनिमम होता है. मीन्स यहाँ पे आपको स्टेबल रहने के लिए ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है. इसका फिजिकल मीनिंग ये है, यू आर स्टेबल, आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही है. यहाँ पे यू हैव द लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द वर्क डन. समझा अमन? हाँ मिस समझ गया. Okay, so this was the first case where you got potential energy as minus mb. This shows that this is the most stable position, सबसे स्टेबल पोजीशन होता है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होती है. Let's take the second case. In the second case, if you take theta is equals to 180 degree, अगर आपने थीटा को 180 डिग्री में किया, मीन्स आपने पूरा बार मैग्नेट उल्टा कर दिया, साउथ पोल यहाँ कर दिया एंड नॉर्थ पोल यहाँ कर दिया. अब क्या होगा? लेट्स ट्राई टू सब्स्टिट्यूट. um is equals to minus mb cos of 180 degree. So that is equals to cos of 180 is minus 1. Minus of minus becomes plus, so it becomes mb. So here potential energy is maximum. मतलब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल रहना चाहते हो, तो आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा. There will be a lots of work done by you and by the what we can say your external magnetic field, which will create maximum potential energy. If you keep yourself anti-parallel,
this condition is anti-parallel. So maximum potential energy will be there inside the body क्योंकि ज्यादा काम करना पड़ेगा. And the second part is this is most unstable position. ये बहुत ही unstable position होता है. If you keep the bar magnet and in an anti-parallel direction, okay, so ये बहुत ज्यादा unstable condition हो जाता है. And the potential energy, the work done, उस particular position में रखने के लिए जो work done होगा वो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, which will be reflected as a potential energy. And since work done ज्यादा करना पड़ रहा है या work done ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से your body will possess the highest potential energy in this particular condition. Okay, now next let's say theta is equals to 90 degree. If m bar and b bar, m bar is perpendicular to b bar, आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है उसको परपेंडिकुलर रखा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से. तो व्हाट विल बी द पोजीशन, व्हाट विल बी द वैल्यू? माइनस mb cos of 90, that will cos of 90 is 0, means at this particular position your potential energy is 0. It simply means कि अगर आपने ऐसा कुछ रखा है and if you are not moving the magnet, ऐसा रख दिया तो ना तो नॉर्थ पोल इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना तो साउथ पोल इसको अट्रैक्ट कर रहा है. ओवरऑल इट इज गेटिंग बैलेंस्ड. ओवरऑल पार्ट है वो बैलेंस हो रहा है. सो इट इज गेटिंग बैलेंस हो रहा है. इसका मतलब ये है कि ना तो ये बहुत स्टेबल पोजीशन है जहाँ पे मैग्नेट रहना चाहता है, ना तो ये बहुत अनस्टेबल पोजीशन है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा. सो इट इज बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव. ना तो ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है ना तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है. जीरो मींस इट इज समवेयर इन बिटवीन. ओके, आओ बारातियो, कोणी याद केलं मला? who was this? Okay, fine. So here this is neither a stable position nor an unstable position. So when Hello, you keep miss. your bar magnet, wait for a while, when you keep your bar magnet perpendicular to the magnetic field, you find that potential energy to be 0. It is neither minimum nor it is maximum. It is at the middle position. Ask. हाँ, मैं इसमें ये पूछ रहा था कि वहाँ पे अगर at that position with potential energy is 0, then there might be kinetic energy maximum. Yeah. Okay, miss. So that's why it fluctuate ना. Again it fluctuate. यहाँ पे जाके रुक थोड़ी जाता है. हाँ हाँ यहाँ वही पे जाके पता. you will never find it कि वो रेस्ट पे आ गया. Again it will fluctuate. So fluctuations हो रहा तो है. राइट Means it में will टर्न fluctuate होगा like ना, this. रोटेट होगा क्या? ना, हाँ. राइट में रोटेट होगा ना नॉर्थ पोल. एग्जैक्टली यही पॉइंट. हाँ हमेशा, क्योंकि कभी हाँ, भी ठीक कोई है भी मिस. ऑब्जेक्ट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को कवर करने की कोशिश करता है. आप किसी भी पोजीशन में रखो उसको. इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जीरो, इट डज नॉट मीन कि ये जीरो हो गया तो इट्स एन अनस्टेबल पोजीशन. नहीं समझा मैं, समझा मैं. सो जीरो सिंपली मींस दैट इट इज गेटिंग बैलेंस्ड हियर. ये हाँ इसका मिस. स्टेबल पोजीशन नहीं है. हाँ मिस. क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पोटेंशियल एनर्जी. नेगेटिव आया तो इट इज वेरी स्टेबल, मतलब बहुत ज्यादा कम है. पॉजिटिव आया तो इट इज वेरी अनस्टेबल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है, वर्क डन बहुत ज्यादा हो रहा है. एंड इफ इट इज जीरो मींस इट इज गेटिंग बैलेंस. हियर योर m bar is parallel to your b bar. It does not mean that it is stable here. ये स्टेबल पोजीशन नहीं है. स्टेबल पोजीशन इज पैरेलल कंडीशन, जहां पर आपका बार मैग्नेट पैरेलल हो जाए. ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट योर टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी का कंडीशंस. लेट्स ट्राई टू draw graph of potential energy versus theta. अगर आप potential energy versus theta का ग्राफ बनाते हो तो what you will find, this is the graph. This is plus mb, that is most unstable condition, minus mb, stable condition. If you draw a graph from here, you'll find that at 90 degree you're getting the potential energy to be कैपिटल B. correct. So of course बहुत unstable position कहाँ पे होगा? when it is 180 degree. Stable position is when it is 0, means they are parallel. So parallel है,
so it is stable. Anti-parallel hai, it is very unstable. And 0 hai, neither it is stable nor it is unstable. Somewhere its amount is getting balanced. Okay, ना तो बहुत ज़्यादा attraction होगा, ना तो बहुत ज़्यादा repulsion होगा. It will be in the condition in between stable and unstable conditions. That's all. Hello. So Hello. this was potential energy. Let's discuss something else also. We have already discussed that if you Hello. suspend a bar. Yes. हेलो मिस, बोलो. कुछ थोड़ा पहले का रिपीट करो ना, वो लेफ्ट हो गया था. You can observe it in YouTube. Sir upload कर देंगे. Okay. Okay. So if we go ahead with, if you suspend the bar magnet inside your magnetic field, if you suspend a bar magnet inside your magnetic field, you always find out that there is a pure rotational motion, and that bar magnet is performing an angular SHM. इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से oscillation में पढ़ा था. It performs an angular SHM, that is simple harmonic motion, and the torque which is applied is given by minus mb sin theta. जो restoring torque होगा वो आपके displacement से opposite direction में होगा. Okay. Now you know torque is also given by I alpha, that is I into alpha is d square theta by dt square is equals to minus mb sin theta. Here alpha is equals to, this is angular acceleration, d square theta by dt square. जैसे आपका acceleration होता है displacement per velocity per unit time d square x by dt square, वैसे angular acceleration होता है d square theta by dt square. So you will find that you can write मिस the मिस SHM. वो ऊपर वाला स्टेप बताओ ना. ये टॉर्क मैं वो ऑलरेडी क्या? ये ऑसिलेशन में मैंने आपको बताया है कि आपका रेस्टोरिंग टॉर्क आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. अगर आप उसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो इट गोज इन एंटी क्लॉकवाइज. अगर आप उसको नीचे खींचोगे तो वो ऊपर की तरफ ढकेलेगा. हाँ This we have already studied the condition हाँ कि मिस, ये whatever पता है. restoring torque is there, it is in opposite direction. ये नेगेटिव साइन वही रिप्रेजेंट कर रहा है. याद आ रहा है कुछ? हाँ मिस, वो नीचे क्या है? This part, हाँ you know, torque is given by I alpha. Yes. हाँ पढ़ा है ना? हाँ मिस. And this alpha is the angular acceleration, I is the moment of inertia. मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि सेम डेरिवेशन मैंने आपको ऑसिलेशन में पढ़ाया है एज अ एंगुलर एसएचएम, रोटेशनल एसएचएम में मैंने आपको ये पूरा डेरिवेशन पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया. मुझे लगा आप लोग समझ जाओगे. So tau is equals to I alpha. I is the moment of inertia of a bar magnet or the magnet, and alpha is the angular acceleration. So alpha is d square theta by dt square. You know, acceleration is d square x by dt square. So वैसे ही angular acceleration is d square theta by dt square. So here I into d square theta by dt square is equals to minus mb sin theta. अगर ये देखो तो ये Hooke's law को ये almost follow कर रहा है. That there is a restoring torque in the opposite direction of your angular displacement. Hooke's law का यही बोलता है कि your restoring force is directly proportional to its displacement but in opposite direction. Same condition है. ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं. So I into d square theta by dt square is equals to minus mb sin theta. आप इसको यहाँ पर लेकर जाओ या फिर I को नीचे भेज दो. You will find d square theta by dt square is equals to minus mb by I sin theta. अगर आप इसको यहाँ पर लेकर आओ तो you get the differential equation for your rotating bar magnet, the magnet which is performing angular SHM, plus mb sin theta by I is equals to 0. This is an, you can say, this is an differential equation for a bar magnet performing angular SHM. Now, if theta is very small, if theta is very small, ये सारे conditions हमने लिए हैं. Sin theta is almost approximately equals to theta in radian, of course. So d square theta by dt square plus mb by I theta is equals to 0. This is the perfect differential equation for a bar magnet performing angular SHM.
Are you clear till this much? If you have any doubt, please ask. Otherwise, I'll move ahead. ये सारी चीजें हम ऑसिलेशन में अभी अभी हमने पढ़ा है, ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है. We have studied it now itself. कुछ दिनों पहले, 1-2 हफ्ते पहले बोल सकते हैं, जब जहाँ पे हमने ये सारे कंडीशंस पढ़े हुए हैं काफी अच्छे से. ओके, सो आपको पता है this part is your actually is representing an omega square. So your omega square is equals to mb by I. अगर आपको याद हो ये कंडीशन कैसे आया था, this mb by I is actually your omega square. So omega is equals to under root of mb by I. If you substitute it further, what you'll find? Omega is equals to under root of mb by I. If you want to calculate a time period from it, how you'll calculate? Omega is 2 pi by t, correct? So t is equals to 2 pi under root of I by mb. This is a time period for one oscillation of your bar magnet, where I is the moment of inertia, m is the magnetic dipole moment, and b is the external magnetic field. All these things we have done in your oscillation chapter. If you have any doubt till here, please ask. Otherwise, have a pencil and have a pen and a book with you. We'll go for one sum related to this topic. Book और pen लेके बैठो. I'm going to check your sums. मैं कैमरा ओपन करवा कर चेक करने वाली हूँ आपके sums. Let's do one sum. एक sum करते हैं इसी बेसिस पे. वैसे 1 सेकंड ऊपर दिखाओ ना. Can we go ahead with the ones? Can we go ahead with some? करें? चलो. Everyone. हो गया. Okay. Let's go ahead. Let us consider a bar magnet, which is having moment of inertia to be 500 grams centimeter square. एक बार मैग्नेट है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है 500 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द ऑसिलेशंस इट इज परफॉर्मिंग इन 1 मिनट. 1 मिनट में वो कुछ कितने ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दैट इट हैज बीन परफॉर्मिंग इज 10 ऑसिलेशंस. ओके, नाउ व्हाट इन एन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऑफ कोर्स, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट? यू हैव टू कैलकुलेट m. What is the magnetic moment if it is kept in if it is kept in an external magnetic field of your earth, which is 0.36 Gauss? आपको कन्वर्शन आता है गॉस टू टेस्ला का, so you can convert it. Either you can convert this whole part into your another part. kg गॉस से टेस्ला में कन्वर्ट करो, kg से kg मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, एंड ट्राई टू फाइंड आउट दिस m. जल्दी जल्दी ट्राई करो, सोचो क्या कर सकते हो. Again, I am repeating, moment of inertia of a magnet has been given as 500 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. आपके एक बार मैग्नेट को सस्पेंड किया गया है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जिसकी वजह से वो 10 ऑसिलेशंस उसने परफॉर्म किए हैं 1 मिनट में. आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है उस पर्टिकुलर बार मैग्नेट का. आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, which is given by 0.36 Gauss. Now you can convert it into Tesla. You can convert here it into your kg per meter cube, and you can try to calculate how much m you will get. Try to convert it into SI system. कोई मुझे बता सकता है how much Gauss is equals to 1 Tesla? Or can you give me the 10 relation? 10 raised to 4 Gauss. 10 raised to 4 Gauss. Okay, so try to convert it into Tesla. First, try to find out the time period by this particular calculations. If you will calculate the time period, you have moment of inertia, you have external magnetic field. Time period मिल जाएगा तो you can calculate the magnetic dipole moment. So this formula is applicable here.
Just try to have a time period for this particular 10 oscillations with the help of this 10 oscillations in 1 second, 1 minute, sorry. Here you can represent, since it is all about horizontal magnetic field, you can represent it by BH, because your magnet has been suspended in a horizontal plane. टाइम पीरियड कितना मिला वो बता सकते हो? How much time period you got? Anyone? 6 seconds. Time. 6 seconds. Correct. So time period here will be 6 seconds. How you calculated? Can you explain me that? Whoever was the person, n is equal to 10 oscillation per minute is there. So to convert into second, 10 upon 60. Exactly. So convert into seconds, you need to divide it by 60 because it was per minute. Okay, and in 1 minute you have 60 seconds. So when you will divide it, you will get as 1 by 6. So the time period will be, of course, it is an inversion of this particular part. So it will be only 6 seconds. For one oscillation, it requires 6 seconds. Now substituting it inside, you have the time period, you have the moment of inertia, you have this particular B, but convert it into Tesla, of course. And after the substitution, you'll get M as, I'm giving you the answer here. You'll get the M ka value as 1.52 ampere meter square. Because magnetic dipole moment is हेलो मिस current into area, correct? मिस मैं लीव करके आऊँ क्या? मेरा लैग हो रहा है स्क्रीन और वॉइस. चलेगा. So let's go ahead with a new topic, everyone. If you अगर आंसर नहीं मिला तो try to have a logbook, take an help of logbook and try to solve it. Okay, let's go ahead with a new topic. That is origin of magnetism in material. कैसे बनता है, क्या होता है, इसका birth कैसे होता है magnetism का किसी material के अंदर. Why you always get a north pole, south pole? How it is originated? ये किसकी वजह से आ रहा है? किसी एक सब्सटेंस में अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो उसके पीछे मेन रीजन क्या है? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओरिजिन ऑफ एन लेट्स एज द टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल. जब मैंने आपको मोनोपोल के बारे में समझाया, मैंने आपको ये बोला कि जब भी आप एक बार मैग्नेट को या किसी एक मैग्नेट को आप कट करते जाते हो, अगेन यू विल गेट अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल, अगेन यू गेट अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल. मतलब आप जितना भी छोटा कट करने की कोशिश करो, वापस आपके पास 2 पोल्स रेडी हो जाते हैं. तो समवेयर कहीं ना कहीं अगर आप इतना छोटा कट करने के बाद भी आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल कंटिन्यूसली मिल रहा है, बार बार आपका मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल जनरेट कर पा रहा है, मीन्स हो ना हो ये जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना आपके एटम के बहुत ही छोटे, मतलब आपके मटेरियल के बहुत ही छोटे सब्सटेंस से बन के आ रहा है, जिसकी वजह से आप उसको कितना भी कट कर रहे हो, इतना कट नहीं कर पा रहे हो कि आप एक एटम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो.
होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मतलब समवेयर दिस फिनोमिना ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इतना छोटा कट करने के बाद भी इट एग्जिस्ट, इट मींस इट इज बिकॉज ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ योर सब्सटेंस। ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है कि जब भी आप इसको कट करते हो, व्हेन यू कट इट इन अ वेरी स्मॉल पार्ट, अगेन इट कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ million of number of atoms which are contributing to north and south conditions. And of course the atom consists of the fundamental properties of your atom. Fundamental elements of your atoms are your electron, proton, neutron. So somewhere this magnetism ka property is all because of your nucleus and your electron. It is all because of your nucleus and electron. Electron और nucleus दोनों का contribution बहुत strong होता है magnetic field के लिए. But फिलहाल के लिए हम लोग nucleus वाला part नहीं पढ़ेंगे. We'll only discuss about कि electron का क्या contribution है. क्योंकि मैक्सिमम प्रॉपर्टी कुछ मटेरियल्स में छोड़कर बाकी के सारे मटेरियल्स में आपकी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी इज ऑल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. कुछ मटेरियल में योर न्यूक्लियस बिकम्स वेरी डोमिनेंट ऑफ कोर्स, बट वी आर गोइंग टू इग्नोर दैट पार्ट फॉर नाउ एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू फॉर्म अ मैग्नेटिक, टू गेट अ मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक इन पर्टिकुलर सब्सटेंस. एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में हाउ दिस इलेक्ट्रॉन व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज कंट्रीब्यूटिंग टू a magnetic dipole moment. कैसे वो magnetic dipole moment create कर रहा है जिसकी वजह से you are getting a magnetic property or magnetic characteristic inside a material. Okay, now for that I am going to show you one short video that you have already done with. और आपको काफी बचपन से भी ये बात पता है कि जब भी inside an atom there is a nucleus. न्यूक्लियस के आजू बाजू there is an orbits, first orbit, second orbit, third orbit. और आपको पता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में इफ आई टेक अ हाइड्रोजन एटम, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली ऑर्बिट अराउंड दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियस. इट टेक्स अ रिवॉल्यूशन अराउंड दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियस एंड ऑफ कोर्स देयर इज स्पिनिंग. स्पिनिंग भी होती है. मींस यू कैन से दैट ये जो आपका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो ये पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा पर्टिकुलर ये जो फिनोमिना है, ये कहीं ना कहीं आपके सोलर सिस्टम जैसा मैच होता है. ये बहुत बड़ी चीज पाई गई है फॉर रिसर्च कि ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज को बहुत छोटे पे जाके देखो और जब आप किसी चीज को बहुत बड़े स्केल पे जाके देखो, दोनों स्केल्स पे आपको दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम दिखाई दी है. मतलब जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमते हैं, जो भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसी तरीके से आपका सन के आजू बाजू आपके प्लैनेट्स घूमते हैं. देयर इज एन रिसर्च ऑन लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल, ऐसा नाम दिया गया है, यूनिवर्स एट लार्ज स्केल एंड यूनिवर्स एट स्मॉल स्केल. इन पे रिसर्च किया जा रहा है कि यू आर फाइंडिंग दैट कि बड़े स्केल पे जैसे सारे सिस्टम बिहेव कर रहे हैं वैसे ही छोटे स्केल पे भी आपके सिस्टम बिहेव कर रहे हैं. मतलब समवेयर दैट प्रॉपर्टी इज लाइक मैचिंग. कुछ साइंटिस्ट ने तो ऐसा भी बोल दिया कि हो ना हो दिस एटम इज इटसेल्फ अ यूनिवर्स. बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसी थियरी निकाली है व्हिच इज नॉट प्रूव्ड करेक्ट, बट ऐसा बोला जाता है कि जैसे हम लोग भी हो सकता है कि एक बड़ा सा सब्सटेंस हो, उस सब्सटेंस में हम एक छोटे से एटम हो, एटम छोटा सा इलेक्ट्रॉन हो जो अपने न्यूक्लियस के आजू बाजू घूम रहा है. ऐसे बहुत सारी चीजें. और हमारे प्लैनेट्स आर बिहेविंग लाइक एन इलेक्ट्रॉन्स, वी आर इनसाइड द इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी थियोरीज निकाली गई है विच इज नॉट प्रूव्ड करेक्ट. बट स्टिल जो दो चीज देखी गई कि बहुत बड़े स्केल पे और बहुत छोटे स्केल पे ऑलमोस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व करने के लिए मिले हैं कि योर electrons are revolving around your nucleus and in solar system your sun is revolving your earth and planets are revolving around the sun. वैसे ही ये जो आपको न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस भी आजू बाजू थोड़ा थोड़ा घूमता है, इट इज ट्विस्टेड. वैसे ही आपका सन भी धीरे धीरे रोटेट होता है. ये चीज आपको शायद नहीं पता होगी बट सन इटसेल्फ रोटेट, सन का भी रोटेशन होता है. सो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मैच होती हुई दिखाई दी है. ओके, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि हाउ दिस, सिंस आवर Earth is revolving around the sun and it is spinning also. वैसे ही electrons are also revolving around the nucleus and they are spinning also. दोनों conditions होते हैं, orbital भी होता है, orbital momentum भी होता है और आपका spin momentum भी होता है. I'm coming to the new terms. Orbital momentum तब generate होता है because of the orbit, because of the revolution. And spin momentum तब generate होता है जब कोई चीज spin करती है, rotate करती है. Okay, spinning का मतलब होता है rotation. आपका अर्थ भी स्पिन करता है, रोटेट करता है, करेक्ट. सो आपका अर्थ बिकॉज ऑफ रोटेशन अपने आजू बाजू क्या क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड. सो ये जो पार्ट है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये भी स्पिन करता है ना, इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड. और जब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, दैट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनसाइड द सब्सटेंस.
अब आप बोलोगे मिस कुछ सब्सटेंस में तो दिखाई देता है, कुछ सब्सटेंस में नहीं दिखाई देता है. That we will study further, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो सब में होते हैं. Your wood consists of an electron, your body consists of an electron, your pen consists of an electron, your paper consists of an electron, everything consists of an electron. So जिस तरीके से I'm just trying to compare this to कि जिस तरीके से आपका earth, the way in which your earth spins and it creates a magnetic field around itself, the same way, in the same way your electron spins and it creates a magnetic field around itself. और यही magnetic field magnetism का origin है आपके substance में. आपके हर सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी पाई जाती है. कुछ जो आप फील नहीं कर पाते हो वो बहुत ही लो होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, और जो आप फील कर पाते हो दोस आर मैग्नेटाइज्ड मटेरियल्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये दोनों कंपैरिजन समझा सबको मैं क्या बोल रही हूँ? आर यू क्लियर विद दिस कांसेप्ट्स? द वे योर अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड इट इज स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, it is creating a magnetic field. In the similar way, your electron is revolving around the nucleus and it is also spinning. आपने स्पिन का कंडीशन पढ़ा होगा, प्लस हाफ माइनस हाफ, क्लॉकवाइज स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, ये आपने पढ़ा है ये सारा कंडीशन केमिस्ट्री में. अब आगे जाके आप और हायर केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, आपको ये भी पता चलेगा कि स्पिन है ना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिज्म के लिए. आप आगे जाके पढ़ोगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये सारा इन स्पिनिंग की कंडीशन पे डिपेंड करता है. And on this condition, so these two systems were found to have same characteristic. ये large scale पे या small scale पे? So we will try to understand, since we are talking about the material का magnetism, we are going to discuss about this. Yeah, how this spin is creating a magnetic moment, how it is creating a magnetism characteristic inside the substance. Okay, यहाँ तक किसी को कुछ doubt है तो please ask. Or should we go ahead? Okay, let's go ahead. Let's go ahead. Let's try to find. Let us consider. We are talking about a characteristic. We are talking about the origin of magnetism in a substance or in a material. Let us consider this is the nucleus, and there is one electron which is revolving around this particular nucleus. Electron जो है वो इस nucleus के आजू बाजू it is revolving. Of course, it spins also. Let's have जरा एक छोटा सा वीडियो है, जरा उसको देखो कैसे स्पिनिंग होती है. Pratibha ma'am, can you allow me to share the screen? Yeah, I'll send you the link. It's not about link. Can you see this part? This is proton and neutron, and you can see that electrons are revolving around particular proton and neutron. मैम ब्लैक है. Wait for a while. I think थोड़ा time ले रहा है. आ गया हाँ, wait for a while. I think वो थोड़ा time ले रहा है. आया? हाँ. So can you see this model? नहीं मिस. That your electrons, the way is it rotating? दिख रहा है आपको वो? हाँ मिस. हाँ दिख रहा है. I think it will be lagging, I think, because of this frequency band, but just try to have a look. इसलिए मैंने काफी देर तक इसको ओपन करके रखा हुआ है. That the same way जैसे कि आपका अर्थ रोटेट करता है as well as revolve करता है, in the same way your electrons rotate and revolve. Same situation होती है. Okay, so I'm stopping it here. I'll show you another part next time after completion of some explanation. So let's try to understand these concepts first. Okay, now as you see that your electrons are continuously rotating and revolving around this particular nucleus. Of Hello, course, miss. because of this, yes. मिस एक रिक्वेस्ट मिस, उसको वापस वो कैमरा वैसे ही रखो ना जैसे पहले था. वैसे ही रखा है. ओके मिस. The same way. नहीं मिस, पहले स्ट्रेट दिख रहा था, अभी ये. हाँ
आई डोंट नो व्हाई इट इज, बट मेरा कैमरा उसी पोजीशन में है जिस पोजीशन में पहले था। मिस आप घूम गए हो क्या? नहीं, मैं कैसे घूम सकती हूँ? आप अपना नीचे इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियस, सो व्हेन इट रिवॉल्व अराउंड द पर्टिकुलर न्यूक्लियस, अगर आप किसी एक चीज को ऊपर की तरफ से देखो तो व्हाट यू विल फाइंड कि अगर एक चीज ऐसे जा रही है, इफ इट इज मूविंग लाइक दिस इन वन डायरेक्शन, विच डायरेक्शन इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करेक्ट? आपका क्लॉक ऐसा ऐसा मूव होता है, तो अगर आप उसको दूसरे डायरेक्शन से दूसरी तरफ से देखने की कोशिश करोगे तो वही चीज आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगी। आपने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, आपने सिर्फ देखने का नजरिया बदल दिया है। सो बिकॉज ऑफ दिस स्पिनिंग, ये स्पिनिंग की वजह से और ये जो ऑर्बिटल हो रहा है, ये दो मूवमेंट्स की वजह से आपके साउथ पोल और नॉर्थ पोल बनते हैं। जहां से आप ऊपर से देखते हो दैट बिकम्स योर साउथ पोल, और जो आप नीचे से देखते हो दैट बिकम्स योर नॉर्थ पोल। तो अभी तक आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ दो या कुछ ऐसा कर दो कि आपको सिर्फ साउथ पोल या सिर्फ नॉर्थ पोल मिले। तो अपर पार्ट बिकम्स साउथ पोल एंड लोअर पार्ट बिकम्स नॉर्थ पोल। दिस इज ऑल हैपेंस। अब होता क्या है, जरा ध्यान से देखो। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब उसके बाद क्या होगा, यू नो व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको पता है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, ये बहुत ही छोटा लूप है। अगर आप एक न्यूक्लियस के आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन को मूव होते देख रहे हो, आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, इफ देयर इज अ मूवमेंट इन द चार्ज, चार्ज जब भी मूव होता है इट क्रिएट्स अ करंट, यू नो दिस। सो ये छोटा सा जो ये लूप है न्यूक्लियस के आजू बाजू, ये कहीं ना कहीं एक करंट लूप का फॉर्मेशन कर रहा है। इट इज फॉर्मिंग अ करंट लूप। सो द magnetic dipole moment is given by I into A, that is current multiplied by area, correct? This particular small loop is behaving like a current loop because the charge is continuously moving inside it. Now what, आपका इलेक्ट्रॉन, आपका ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है, ये दो मूवमेंट्स को परफॉर्म कर रहा है। आप आगे जाके पढ़ोगे और आपने शायद पढ़ा भी होगा कि there is something called as Pauli's exclusion principle। ये आपने ये वर्ड सुना होगा इन केमिस्ट्री कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम होता है, ऑर्बिटल मोमेंटम होता है और स्पिन मोमेंटम होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिन मोमेंटम। ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। तो आपका ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है, ये दो चीज के दो मोशंस को कंट्रीब्यूट करता है। एक होता है आपका ऑर्बिटल मोमेंटम जिसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और एक होता है आपका स्पिन मोमेंटम। और इन्हीं दोनों के मोमेंटम के एडिशन के साथ आपका टोटल नेट मोमेंटम होता है आपके पर्टिकुलर एटम का। सो मींस ये आपका जो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली एक स्पिन में मूव हो रहा है, इसका मूवमेंट आपके मैग्नेटिज्म को जनरेट कर रहा है। अपर पार्ट इज द साउथ पोल, लोअर पार्ट इज द नॉर्थ पोल। एक डायरेक्शन से देखोगे तो इट इज द साउथ पोल एंड दूसरे डायरेक्शन से इट इज द नॉर्थ पोल। दिस इज व्हाट इज द डिवीजन। ओके, सो नाउ व्हाट, m is equals to I into A. I have considered this as a small current loop. मैंने थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाया, बट ऑफ कोर्स एटम ही बहुत छोटा होता है तो उसके अंदर का एक एक ऑर्बिटल का तुम सोच सकते हो कि इट इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल लूप। सो magnetic moment of that particular loop is given by I into A, that is I into area. Of course it is, I am considering it is a circle, so area will be pi r square. So m is equals to I into pi r square. R is the distance between the nucleus and the first orbital. I am talking about the first orbit, of course. So this is the radius. ये आपका axis है, that is the nucleus. This is the radius. Now let's try to have one more thing. अब आपको पता है velocity of this particular electron. Velocity is displacement upon time. Displacement upon time. Okay. So we know that displacement, it is moving on in circumference of a circle. So displacement will be 2 pi r by t. Now if I want to calculate the t, what is time period? Time period कैसे calculate कर सकते हो? t is equals to 2 pi by omega, and omega is your angular velocity. V is equals to r omega. So we'll substitute this here, that v by r is equals to omega. Let's substitute it inside. V by r is equals to omega. So when you substitute it inside, it becomes t is equals to 2 pi v by r लोगे तो it will becomes 2 pi r by v. Correct?
This is the time period. Oh, I came to the same conclusion. Wait for a while. So let's try to have some relation here. इसको जरा find out करने की कोशिश करते हैं. अब मुझे पता है कि m is equals to I into A. I is given by flow of charge per unit time. मैं मैग्नीट्यूड ले रही हूँ. अब अमन शायद तुमने क्वेश्चन कल पूछा था कि मिस आई डोंट नो वेदर योर क्वेश्चन इज द सेम व्हिच आई एम स्पीकिंग और नॉट, कि मिस ये जो कन्वेंशनल डायरेक्शन लेते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन लेते हैं वो एक दूसरे से अपोजिट होता है. ओके, आई डोंट नो वेदर योर क्वेश्चन इज सेम एज माइन or whatever I am answering is different one from your question. So just try to interconnect it if you can get the answer. Now this current को कभी ऐसा define नहीं किया जाता कि it is flow of electron per unit time. It is always defined as flow of charge per unit time. ये हमेशा flow of charge per unit time से define किया जाता है. Okay, now we know that time is given by, your time is particularly given by 2 pi r by v. If you substitute it, what you will get, ये जरा 2 pi r by v को यहाँ पे substitute करते हैं. So it will be, your I will be E upon 2 pi r by v. So I is equals to EV upon 2 pi r. आपका I का जो वैल्यू आ रहा है it is EV upon 2 pi r. Let's substitute it here. EV upon 2 pi r multiplied by pi r square. That is the area. So if you overall, if you just cut all the parts and you will get that your magnetic moment is given by half EVR. This pi got cancelled, RR got cancelled. ये मैंने आपको ये बताया कि how you got this particular part. दो तरीके हैं आपके टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के. एक ये तरीका है, एक आप इस तरीके से भी जा सकते हो. There are two ways to find a time period. दोनों का कंक्लूजन you will get the same. आप इसको लेके सॉल्व करो या इसको लेके सॉल्व करो, एक ही बात है. Velocity is displacement upon time. या टाइम पीरियड आपको पता है 2 pi by omega होता है. Omega is v by r. So you will again get the same relation. तो आप दोनों कंडीशन से आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो. m is equals to I into A. I is equals to E by T. That is flow of charge per unit time. मैंने चार्ज का ना प्लस साइन लिया है ना माइनस साइन, मैंने इसको मैग्नीट्यूड में रखा हुआ है. Okay. Now I is equals to E by T. So I is equals to T is 2 pi r by V. I is equals to EV by 2 pi r. I substituted in magnetic dipole moment I into A. I की जगह पे मैंने EV by 2 pi r डाला and I got some this relation. अब ये relation क्या derive करने वाला है? We'll try to understand further. अब आपको समझ गया होगा कि since electrons are moving, they are spinning, they are contributing to the current. And if there is a flow of current, of course there is a production of magnetic field. So ये magnetic dipole moment का existence होना is the flow of charge. That is your flow of electrons. That is the movement of electrons. ये जो आपके electrons move होते हैं अंदर, ये जो nucleus का twisting होता है अंदर, ये सारी चीजें आपके magnetism के property को contribute करती है. आपके electrons का orbital momentum, आपके electrons का spinning momentum, as well as ये nucleus, इसका भी spinning होता है. ये सारी चीजें मिलके आपके substance को magnetic बनाती है. कुछ substance magnetic property नहीं दिखाते, कुछ दिखाते हैं. उसके पीछे बहुत सारे phenomena है, वो मैं समझाऊंगी. क्यों आपको हर सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फिनोमिना नहीं देखने के लिए मिलता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो सब में स्पिन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोमेंटम तो सब में है, न्यूक्लियस सब में है, सबका स्पिनिंग हो रहा है. सो व्हाई सम इलेक्ट्रॉन्स डोंट, सम मटेरियल्स डोंट शो मैग्नेटिज्म, दैट वी विल स्टडी फर्दर. बट ऑल दिस मोमेंट्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू द मैग्नेटिज्म. एज यू कैन सी दैट दिस स्पिनिंग एंड ऑर्बिटल मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल movement of an electron is resulting into this magnetic dipole moment because it is creating a current. So magnetic dipole moment is just current into your area. So this small orbits represent a small current loop. ये जो आपके छोटे छोटे orbits है ना, ये छोटे छोटे current loop को represent करते हैं. And of course there is a flow of current, there is a production of magnetic field. ये तो आपने ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किया है कि जब भी किसी सब्सटेंस से करंट फ्लो होता है, उस सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है. सो देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड दिस पर्टिकुलर लूप दैट इज रिजल्टिंग इनटू करंट, एंड दैट करंट इज रिजल्टिंग इनटू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट.
ओके, नाउ यहाँ तक सबको क्लियर है क्या लाया हमने? m is equals to, that is magnetic dipole moment is equals to half EVR. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क. कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझा है तो प्लीज पूछो. मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग एंड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन, ये दोनों जो है, ये दोनों आपके मैग्नेटिज्म का ओरिजिन है. अगर ये स्पिन नहीं करते होते, ये ऑर्बिट नहीं करते होते, तो आपका एक मटेरियल मैग्नेटिज्म शो नहीं कर पाता. बाकी के मटेरियल्स मैग्नेटिज्म क्यों नहीं शो कर पाते या उनके अंदर क्यों कम मैग्नेटिज्म देखने के लिए मिलता है, वो हम आगे समझेंगे. बट दिस आर द रिजल्ट फॉर द मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी ऑफ योर पर्टिकुलर मटेरियल. सो लेट्स ट्राई टू गो अहेड, जरा और कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. m is equals to half EVR आया हमको. Let's try to multiply and divide by mass of electrons. So m is equals to half multiplying and dividing by mass of me is mass of electrons. अगर आपको पता हो angular momentum which is represented by L is given by mvr. कुछ याद आ रहा है? Angular momentum is given by mvr. Correct. So this mevr is the angular momentum of your electron. So m is equals to half into mevr is your L by me. Correct. So m is equals to, ये पूरा पार्ट साथ में लाते हैं जरा, half into E by me into L. तो डॉट में रिप्रेजेंट करती हूँ. Half E by me into L. Is it correct? Yes. अब let us introduce a sign. This electron is negative in nature. Correct? It have a negative charge. So if I introduce a sign and if I write it into the vector form, m orbital, this all I was talking about the orbital moment, orbital dipole moment. M orbital is equals to minus of this E by 2 me into L. अब ये जो आपका डाइपोल मोमेंट है, इस डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा, इट विल बी अपोजिट टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ योर इलेक्ट्रॉन. मतलब अगर डाइपोल मोमेंट ऊपर एक्ट कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम नीचे एक्ट करेगा. दे विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन. दिस नेगेटिव साइंस एक्सप्लेन्स यू. अब जरा इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करो. यहाँ पे अगर आपका इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, आपको पता है कि करंट का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट लिया जाता है. करेक्ट. और ये जो है, ये करंट की वजह से जनरेट हुआ है, ये करंट की लूप की वजह से जनरेट हुआ है. तो इसका डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट. और मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से हो रहा है. सो अगर इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, योर करंट का डायरेक्शन इज दिस. ओके, योर करंट का डायरेक्शन इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन. सो करंट की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का जनरेशन हो रहा है. तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट. ऑफ कोर्स, समझे? सो अगर आप राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन के हिसाब से करंट विल, योर मैग्नेटिक डाइपोल, अगर आपका मैग्नेटिक डाइपोल ऊपर की तरफ है, उसका डायरेक्शन इज इन द अपर डायरेक्शन, तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम किसकी वजह से जनरेट हुआ है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से. वो नीचे की तरफ होगा, क्योंकि जहां पर करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, इफ द करंट इज विल मूव एंटी क्लॉकवाइज, सो यू कैन सी कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो डायरेक्शन इज इन द अपवर्ड, एंड इलेक्ट्रॉन इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो डायरेक्शन इज इन द डाउनवर्ड. दिस राइट हैंड थंब रूल विल एक्सप्लेन यू द डायरेक्शंस दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है विच इज ड्यू टू द करंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड आपका जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है, एंगुलर मोमेंटम आपके इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से हो रहा है. So that is due to the, that is in the, since it is moving in clockwise, it is in the downward direction. तो हमेशा आपका एंगुलर मोमेंटम और डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा, as you can see, m, that is orbital magnetic moment, is equals to minus E by 2 me into L bar. This L bar is your angular momentum. और ये नेगेटिव साइन ये शो कर रही है कि हमेशा they will be opposite directions.
यहाँ तक सबको समझा? कुछ डाउट है तो पूछो. We are using a right hand thumb rule to find the direction of your angular momentum and your magnetic moment. मैग्नेटिक मूवमेंट करंट की वजह से आता है तो उसका डायरेक्शन करंट के अकॉर्डिंग होगा, और एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से आता है, इसलिए उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स के हिसाब से होगा. और आपको पता है कि करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये दोनों अपोजिट होता है. इट इज अपोजिट इन डायरेक्शंस. अगर आपको कोई बोल रहा है इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन क्लॉकवाइज, आपको सीधा कन्वेंशनल डायरेक्शन दिमाग में रखना है कि करंट अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल डायरेक्शन करंट मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज. करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर किया जाता है. So your dipole moment and your angular momentum have opposite directions. One is in upward and the another one will be in the downward. M अगर ऊपर की तरफ है तो angular momentum नीचे की. Because it is because of the current. If electron is moving clockwise, so you can see my right hand. Clockwise अगर मैं अपने हाथ को move करूँ तो it is in the downward direction. Or current, if your electron is moving in clockwise, your current will be in anti-clockwise, so it will be upward. Now, ये जो E by 2me है, this E by 2me, it's a constant value, which is given by the name of this particular constant is given by gyromagnetic ratio. Gyromagnetic ratio. इसको गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोला जाता है. दिस E by 2me. और इसको डिफाइन करने का ये तरीका है, इट इज जस्ट एन मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट एंगुलर मोमेंटम. कि एक एंगुलर मोमेंटम कितना मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट कर पा रहा है, दैट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ दिस E by 2me. So gyromagnetic ratio can be defined as, the gyromagnetic ratio can be defined as magnetic moment being generated per unit angular momentum, and the unit for gyromagnetic ratio is simply given by, unit of this gyromagnetic ratio is given by radian per second per t, or it is simply coulomb per kg. ये ज्यादा अच्छा है. मिस एक मिनट फोकस करो ना, ब्लर हो रहा है. This is coulomb per kg. Simply ये तो पता चल रहा है. Your charge, your electron का charge is measured in coulombs and me is kg. So it is coulomb per kg. ये वाला पार्ट आप मुझे प्रूव करके दोगे. एक शॉर्ट रिवीजन लेती हूँ ओवरऑल का, जरा ध्यान से समझो क्या क्या पढ़ाया है आज. ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इनसाइड अ सब्सटेंस. जरा इसको ध्यान से समझते जाओ कि क्या क्या पढ़ाया आज के टाइम में. Then we will stop. हमने जो मेन डिस्कस किया है, it was all about the origin of your magnetism inside the material. मैंने आपको बताया कि origin is all because of this fundamental elements of nucleus and this electron. आपको पता है, since हम लोग न्यूक्लियस के बारे में कुछ खास डिस्कस नहीं करेंगे फिलहाल, we'll discuss only all about the magnetic moment due to this particular electron. आपका इलेक्ट्रॉन का दो मूवमेंट होता है, दैट इज योर ऑर्बिटल मूवमेंट, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन, एंड द नेक्स्ट वन इज बिकॉज ऑफ द स्पिनिंग वन. ये दोनों कंट्रीब्यूट करता है आपके मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए. सो इफ आई गो अहेड विद द ऑर्बिटल मूवमेंट, व्हाट आई फाइंड दैट इफ आई लुक दिस पर्टिकुलर सिस्टम, आई फाइंड दैट कि ये एक स्मॉल करंट लूप जैसा बिहेव कर रहा है, बिकॉज द चार्ज इज फ्लोइंग. व्हेनेवर देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ करंट, ऑफ कोर्स. सो द मैग्नेटिक मूवमेंट इज गिवन बाय I into A. A is pi r square. I'm considering this orbit to be a circle, that is pi r square. We know velocity is displacement upon time. Of course, if it is moving on a circumference of a circle, displacement is 2 pi r by t. Now, we know that m is equals to I into A, where I is E by t. If it is E by t, what is t? I have not given any sign, neither I am about positive here, neither I am talking about negative, because current is just flow of charge per unit time. If I talk in the terms of electron, I need to substitute a negative sign here, which will explain me that whatever will be the direction of electron, according to the conventional direction, your current will have a opposite direction. Okay, so I is equals to E by 2 pi r by V. So I is equals to EB by 2 pi r.
if I substitute here, I'll get the magnetic dipole moment. Magnetic, of course, it is orbital magnetic dipole moment. क्योंकि orbital moment की वजह से हम ये find out करने की कोशिश कर रहे हैं. So orbital magnetic dipole moment is half EVR. It is half EVR. So next what we do, we multiply and divide by mass of electron. When I multiply and divide by mass of electron, what I get is ME. I have multiplied and divided by ME. What I'll get? This ME simply represents, ये जो नीचे वाला E है इसको बहुत छोटा लिखना. ये simply ये बता रहा है कि it is mass of electron. So we know that MEVR, अगर ME यहाँ पे आया, MEVR is your angular momentum. Your L is given by MVR. So you get the magnetic dipole moment का formula as half E by ME into L. So this part is a constant part. इसको जरा साथ में ले लेते हैं. And this is an angular momentum. If I represent it into the vector form, of course, your magnetic dipole moment is a vector quantity. You know that. So magnetic dipole moment is equals to minus E by 2ME into L bar. It simply means that your magnetic dipole moment का और angular momentum का direction will be opposite. मैंने आपको reason बता दिया कि magnetic dipole moment current की वजह से होता है और angular momentum electron की वजह से हो रहा है. सब उन्हीं दोनों के directions अलग है तो इन दोनों के directions तो अलग होने ही है. This negative sign is representing that they are in opposite direction. If your electron is moving in clockwise direction, if it is moving in clockwise direction according to the right hand rule, आपका electron clockwise direction में है तो उसका angular momentum नीचे की तरफ correspond करेगा. और आपका electron अगर clockwise direction में है, your current according to the conventional direction, your current will be in the anti-clockwise direction. और एंटी करंट की वजह से ये आ रहा है, सो इट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज करंट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऊपर की तरफ आएगा. ये चीज आप राइट हैंड थंब रूल से प्रूव करते हो. नाउ दिस E by 2ME, दिस इज कॉल्ड एज अ न्यू टर्म यू हैव अंडरस्टूड टुडे इज अ गायरोमैग्नेटिक रेशियो. ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो है E by 2ME, जो ये बताता है कि इट इज जस्ट, इट कैन बी डिफाइंड एज मूव पर यूनिट एंगुलर मोमेंटम. एक पर यूनिट एंगुलर मोमेंटम के कितना मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हुआ है, इट गिव्स यू दैट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द गायरोमैग्नेटिक रेशियो व्हिच इज आल्सो गिवन बाय E by 2ME. इट इज आल्सो गिवन बाय दिस फार्मूला E by 2ME. दिस E by 2ME इज कॉल्ड एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो. यूनिट आप सिंपली यहां से देख सकते हो दैट इट इज कूलम पर केजी. ये जो सेकंड वाला यूनिट है, ट्राई करो इससे फाइंड आउट करने के लिए कि कैन यू कन्वर्ट दिस इनटू दिस फॉर्म. कैन यू फाइंड आउट दिस, व्हाट इज दिस? ये है कि एग्जैक्टली इट्स एन डायमेंशन अगर देखा जाए तो, बट ट्राई टू फाइंड वर्जन कि क्या है ये एग्जैक्टली. सो दिस वाज द डायमेंशन. अभी बहुत कुछ इतना बाकी. हेलो